नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की। एक प्राइवेट कंपनी की बस में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। यह आग किसी हादसे के चलते नहीं हुई, बल्कि ड्राइवर की सोची समझी साजिश थी। वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आगे बात करेंगे मेरठ के सौरभ हत्याकांड की, जिसमें मर्डर से पहले मुस्कान और सौरभ का खुशी से भरा डांस का वीडियो सामने आया। आगे दिखाएंगे आपको कि शंभू बॉर्डर आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अंबाला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का किसानों ने पुतला फूंका। आगे ले चलेंगे हरियाणा की तरफ। हरियाणा के करनाल में दिखाएंगे आपको मेगा सब्जी एक्सपो का कैसे आगाज हुआ। इसके समापन समारोह में सीएम नायब सैनी शिरकत करने पहुंचे थे। अगली खबर रहेगी उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा जो काफी खास रहा है। उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए और कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। अंत में बात करेंगे हिमाचल में विमल नेगी मौत मामले की, जिस पर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की खबर के साथ। अगर आप भी दफ्तर ऑफिस की कैब से जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। 19 मार्च को पुणे के आईटी कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रही मिनी बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अब एक बड़ा खुलासा हुआ। मिनी बस में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। ड्राइवर ने भी दिवाली बोनस कटने और वेतन में कटौती से नाराज होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आखिर कैसे दिया कैब ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम? पूरी जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपके ऑफिस में अगर दिवाली पर बोनस न मिले या फिर सैलरी कट हो जाए तो आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, अपने बॉस से नाराजगी जाहिर करेंगे या फिर ऑफिस छोड़ देंगे? शायद कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन पुणे में हुआ ठीक इसके उलट। एक कंपनी के कैब ड्राइवर ने अपनी नाराजगी का इतना खौफनाक रास्ता अख्तियार किया कि कैब में ही आग लगा दी, जिसमें 4 कर्मचारी जिंदा जल गए। यह खबर आपको डरा सकती है और सचेत भी करेगी कि ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने से पहले जरूर सावधान हो जाएं। अब इस तस्वीर को देखिए। पुणे में सामान्य दिनों की तरह आवाजाही, अपने ऑफिस दफ्तर के लिए लोग जा रहे हैं। अब सड़क पर जा रही इस ट्रेवलर को देखिए, जो चलते चलते अचानक रुक जाती है और कुछ लोग निकलकर भागने लगते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कंपनी के बस ड्राइवर की सैलरी कटने पर उसने गुस्से में चलती बस में आग लगा दी। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया, उस दौरान बस में कंपनी के 12 कर्मचारी मौजूद थे। आग लगाने के बाद ड्राइवर और उसके साथ बैठे अन्य लोग बस से कूद गए, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। लेकिन पीछे बैठे कंपनी के कर्मचारी फंस गए। इस घटना में 4 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई और 6 बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। में जो हादसा हुआ था, वो हादसा जो बस ड्राइवर है उसने उसको अंजाम दिया है। तहकीकात में ये पता चला है कि उसने उसके जो साथ वाले काम करने वाले उनके साथ में जो उसके वाद विवाद थे, उसके चलते हुए ये वारदात को अंजाम दिया है। हमने जैसे ही चालक के पास तहकीकात के लिए पहुंचे और उसको क्या हुआ था पूरा ब्यौरा जानने के लिए उसके साथ बात की, तो उससे बात करते करते ये पता चला कि उसका कंपनी की जो वर्कर्स है और कंपनी के साथ में उसका कुछ अनबन था। उसके तहत उसने उनको सबक सिखाने के लिए ये काम किया है। इसमें आगे चल के उसने जो केमिकल लाया है वो कंपनी से लेके आया है, वो उसने कहाँ से उठा, कंपनी से कैसे लिया और कैसे वहाँ तक लेके गया, ये तहकीकात करना बाकी है। और ये जो वारदात हुई उसमें हम लोगों ने चालक के खिलाफ
BNS दफा 103 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कहते हैं गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबां तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस के द्वारा जुटाए गए सबूत, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच में ये साफ हो गया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैब ड्राइवर ने साजिश कैसे रची होगी, तो जान लीजिए। प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला बेंजीन केमिकल खरीदा। केमिकल की बोतल को आरोपी ने ड्राइवर सीट के नीचे छिपाया। आरोपी जनार्दन ने कपड़े के टुकड़ों में माचिस से आग लगाई। बोतल में बेंजीन केमिकल होने से मिनी बस में तेजी से फैल गई आग। कुछ ही देर में आग की चपेट में आ गई पूरी बस। आग लगाने के बाद ड्राइवर और उसके पास बैठे लोग बस से उतरकर भाग गए। मिनी बस में पीछे बैठे कंपनी के 12 कर्मचारी फंस गए। पीछे से बस का दरवाजा बंद होने से कंपनी के 4 कर्मचारी की जान चली गई। बहरहाल आरोपी बस ड्राइवर जनार्दन हम्बार्डीकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। इस घटना ने पुणे के IT सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। साथ ही कर्मचारियों ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देखा आपने किस तरह ड्राइवर ने वेतन कटौती से नाराज होकर आग लगा दी। अब बात सौरभ मर्डर केस की। मेरठ हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस सनसनीखेज मर्डर के बाद सौरभ का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ पार्टी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस 4 सेकंड के वीडियो में तीनों हंसते हुए, खूब नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि मासूम सी दिखने वाली सौरभ की पत्नी मुस्कान असली मास्टरमाइंड मर्डर की निकलेगी। ये रिपोर्ट जरा देखें। ये तस्वीर देखिए, खुशी से झूमता नाचता एक कपल, साथ में उनकी बेटी भी आपको नजर आ रही होगी। तस्वीर देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये पत्नी अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देगी, पर हुआ कुछ ऐसा ही। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। ये वीडियो मुस्कान की चालाकी और शातिरपने का सबूत है। वो अपने पति की हत्या की पूरी योजना पहले से बना चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक आदर्श पत्नी दिखाने के लिए वो उसके साथ ऐसे झूम रही है जैसे उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, किसी को उसके कातिलाना इरादों पर शक न हो। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश महीनों पहले ही रच ली थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ दे दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले सौरभ के सीने पर चाकू से वार किया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। अगले दिन उन्होंने बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदा। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया और घर में ही छिपा दिया। हत्या के बाद भी दोनों बेफिक्र थे। वे मनाली, कसोल और शिमला घूमने चले गए। इस बीच मुस्कान ने अपनी मां के पास रह रही बेटी से फोन पर बात की और उसके बाद रोने लगी। मां को शक हुआ तो उसको घर बुलाया। इसके बाद सौरभ की हत्या का खुलासा हुआ। मेरठ हत्याकांड पर एसएसपी मेरठ विपिन टांडा ने जानकारी दी कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड कोर्ट से मिली है। अभी तक पुलिस की जांच के दौरान काला जादू जैसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं घटनास्थल के, जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जाँच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए
शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जिस क्रूरता से पति को मौत के घाट उतारा, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए आपने खुशियों की झूठी तस्वीर। इस तरह की हत्याओं के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो वाकई में चिंताजनक है। बात अब किसानों की करेंगे। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने हटा दिया, जिसके विरोध में किसानों ने अंबाला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका और कहा कि पंजाब सरकार ने वादा खिलाफी की है। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी कहा कि अगली रणनीति का भी वो जल्द ही ऐलान करने वाले हैं। पिछले 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर विराम लग गया। पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के टेंट और तंबुओं को बुलडोजर लगाकर बड़ी निर्दयता से हटा दिया। जमा जमाया आंदोलन रातों रात गायब हो गया। गायब इसलिए कि सुबह हुई तो सड़कों की साफ सफाई हो रही थी, रास्ता खोल दिया गया, आम लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन बंद शंभू बॉर्डर के खुलने से एक तरफ जहां आम जनता को राहत मिली, तो दूसरी तरफ किसानों का गुस्सा उबाल मारने लगा। कटघरे में पंजाब सरकार और भगवंत मान आ गए। किसानों ने कहा, इतनी निर्दयता पंजाब पुलिस और भगवंत मान को नहीं दिखानी चाहिए थी। हमारे आंदोलन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली गायब हो गए। आंदोलन में जिस एसी में हम आराम करते थे वो भी गायब हो गए। टीन टप्पर सब तोड़ दिए गए और भी न जाने क्या क्या फोड़े और तोड़े गए। पंजाब सरकार ने हमारे खिलाफ वादा खिलाफी की है। भगवंत मान ने अच्छा नहीं किया। प्रशासन ने जो वहाँ से हमारे किसान मिले रात को, हम भी थे वहाँ, चलो हम निकल गए किसी तरीके से, पर बहुत सारे किसान डिटेन करे। सरकार ने डर सता रहा कि ये दोबारा आकर इन्हीं ट्रालियां में फिर से काबज ना हो जाए। सरकार के अंदर आज भी डर है। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को लेकर इतने गुस्से में किसान पहले कभी नजर नहीं आए थे कि नौबत पुतला फूंकने तक आ जाए। किसानों ने कहा कि आप तो ऐसे न थे। याद करिए, जब दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए पहुंचे थे तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किसानों के लिए पानी से लेकर राशन और जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए तत्पर थे। आंदोलन में भी गए। फिर ऐसा क्या हो गया कि वही किसान आप सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवा रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब सरकार जेल में बंद किसानों को रिहा करे, नहीं तो पंजाब सरकार और भगवंत मान के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। हम अपनी बात केंद्र से बात करने जा रहे थे, रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका था। पंजाब सरकार को चाहिए था कि हरियाणा सरकार के साथ बात करके रास्ता खुलवाया जाता, ना कि बलपूर्वक लोगों के ऊपर तुगल की फरमान जारी करके ऐसे घसीट के वहां से उठाया गया। हमारे टेंट उखाड़े गए, हमारे एसी वहां से चोरी हुए, किसानों के एलसीडियां वहां से चोरी की गई। हो सकता है किसी के ट्रैक्टर का कुछ सामान नहीं मिल रहा, ट्रालियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको लेकर पंजाब सरकार का हमने पुतला फूंकना था। तो यहाँ पंजाब सरकार का पुतला फूंककर हमने पंजाब सरकार का विरोध किया है। जो भी हमारे बहरहाल सवाल उठता है कि जिस आर्थिक नुकसान की दुहाई पंजाब सरकार अब दे रही है, वही बात केंद्र सरकार जब दे रही थी तब क्यों नहीं समझ आई? और क्या किसानों को बॉर्डर से हटाने के लिए बातचीत का भी रास्ता अख्तियार किया जा सकता था? फिर बल प्रयोग क्यों? यही सवाल किसान नेता भी लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में अन्नदाता के गुस्से का सामना पंजाब सरकार को और देखना पड़ेगा। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। ये तमाम खबरें ये बताने के लिए काफी है कि पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों में कितना आक्रोश है। बढ़ते हैं आगे। करनाल जिले के घरौंडा में स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में मेगा सब्जी एक्सपो का आगाज हो चुका है। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। यह मेगा सब्जी एक्सपो 23 मार्च तक चलेगा और उस दिन समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करेंगे।
करनाल जिले के घरौंडा में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में 23 मार्च 2025 तक 11वां मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हो रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हुआ। जिस एरिया में ज़्यादा एजिटेशन होंगे वो एरिया पिछड़ेगा। वैसे अधिकार तो सबको है एजिटेशन करने का, लेकिन अगर कंटिन्यूस रखोगे आप, प्रदेश के विकास में बाधा बढ़ेगी। वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर जाएंगी। पंजाब को नुकसान बहुत होया, लेकिन बार बार हम यही कहते थे भी जिस तरह से नायब सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की, नोटिफिकेशन किया, किसानों की सारी बात मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार ने भी करना चाहिए था। अब उन्होंने लेट किया, काफ़ी किया तो अच्छा है, बढ़िया है। देखिए हरियाणा सरकार जनहित में, लोगों के हित में काफ़ी कानून इस बार सेशन में आए हैं, जैसे बीज का भी आया है और कीटनाशक दवाइयों के भी। अब उसमें हमने प्रस्ताव पास किए हैं कि कोई नकली बीज, नकली दवाई ना बेचे, और अगर बेचे तो कोई उसको फिर सज़ा का प्रावधान भी है। उसमें 5 साल तक की सज़ा भी है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। इसी तरह से अब सबकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो बाहर बेचते हैं ये, उस पर सरकार गंभीर है, उस पर कानून बनाएगी और जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान सब्जी एक्सपो मेले में पहुंचे थे, जो अलग अलग प्रकार की खेती करते थे। उनकी तरफ से भी बताया गया कि इस प्रकार का मेला उनके लिए काफी लाभदायक है और ऐसे मेले लगते रहने चाहिए। कोई किसान आलू, तो कोई खीरे, तो कोई टमाटर, तो कोई शिमला मिर्च की खेती करता है। किसान ऐसे मेले से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे सब्जी मेले से कुछ सीखने को मिलता है और उसका पूरा लाभ किसान खेती में उठाते हैं। बड़ा खुश हूँ और आगे से क्या है, हर मेला अटेंड करने की कोशिश करूँगा। बड़ा अच्छा सीखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ से। हर प्रकार की अलग अलग जानकारी, बीज के बारे में, दवाई के बारे में, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में अलग अलग से जानकारी दी जा रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की जागरूकता का गाँव-गाँव के जाके कैंप लगाया जाए, वहाँ पे जागरूकता दी जाए सब्सिडी के बारे में, हर प्रकार के अलग अलग से, तो किसानों को काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। बता दें कि मेगा सब्जी एक्सपो में 22 मार्च को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 23 मार्च को समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। काबिले गौर है कि उद्यान विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से परिचित कराने का लक्ष्य रखा गया है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। इस तरह के आयोजनों से किसानों को काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। बढ़ेंगे आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान सीएम ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। एक संबोधन में सीएम योगी ने राम मंदिर और अयोध्या आने के संदर्भ में एक ऐसी बात कही जो चर्चा का विषय बन गई। सीएम ने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी के अयोध्या में कई और कार्यक्रम भी रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे। उन्होंने बलरामपुर में पूजा की और गौ सेवा भी की। फिर सीएम सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, यहां दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक निर्माण कार्यों का जायजा लिया। फिर यहां से कला और साहित्य महोत्सव में पहुंचे। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है।
फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ, ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। इसके सबसे अधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करती है और मुझे अच्छा लगा कि अभी योजना प्रारंभ हुई और पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस स्कीम को हाथों हाथ लिया। 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं, जिसमें से 1,27,000 से अधिक युवाओं के फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ रामनवमी मेले में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बैठक की। इसकी तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि रामलला की प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें भगवान श्री रामलला के ललाट पर भगवान सूर्य की किरण पड़ेंगी। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सीएम योगी खुद अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य सुविधाओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे। इस बार ये आयोजन और भी खास होगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा काफी खास रहा। बहरहाल बात आखिरी खबर की करेंगे जो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजभवन का रुख किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आखिर क्या है चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला, जरूर देखें। नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विमल नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिमाचल में एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला सियासी रंग ले चुका है। विपक्षी दल बीजेपी मामले की सीबीआई जांच पर अड़ गई है, जबकि सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच बैठाई है। लेकिन बीजेपी इससे असंतुष्ट है। परिणाम स्वरूप बीजेपी ने विमल नेगी की मौत को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी शुक्रवार को सुबह राजभवन पहुंच गई और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की सीबीआई जांच मांगी गई। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारा मिलना हुआ और हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक था। जो विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके पश्चात परिवार के लोग जिस प्रकार से धरने पर बैठे थे, हमारा जब उनसे मिलना हुआ था, उनके परिवारजन का आग्रह था कि इस सिलसिले में
सीबीआई की जांच हो। हम विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाएंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि सीबीआई जांच हो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमने पिछले कल किया। पिछले कल हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था। चर्चा के लिए समय हमको उस पर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा, बाहर जाकर के फिर वॉकआउट किया जब हमको बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में दूसरी बात जो हमने परिवार के लोगों के साथ जब हमारा मिलना उस दिन हुआ था, कमिटमेंट की थी, हम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी बात रखेंगे आपकी बात को। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष आकर के अपनी बात कहने के लिए आए थे। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूरा विधायक दल, हमने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं, सीबीआई की जांच। अब आपको चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला भी सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। विमल नेगी 10 मार्च को घर से आम दिनों की तरह ऑफिस के लिए निकले, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। इसके बाद से वो लापता रहे। आखिरी बार उन्हें बिलासपुर जिला में ट्रेस किया गया, जहां वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आए। परिजनों ने राजस्व मंत्री जगत नेगी से मुलाकात कर आशंका जताई कि उन पर किसी का काम का दबाव था, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थे। प्रारंभिक जांच में विमल नेगी के इलेक्ट्रिक विंग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार विमल को उच्च अधिकारी कितने समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही नेगी की पत्नी की ओर से लगाए गए उन आरोपों को लेकर भी छानबीन कर रही है, जिसमें उन्होंने अपने पति पर गलत काम करने के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए थे। सूर्या समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में दिखाई हमने आपको वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।